हेलो, नमस्ते, वंदे मातरम। डिजिटलम के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लोचन मखीजा। जैसे कि पिछले हम इस संदर्भ में 2 वीडियो बना चुके हैं और सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि आईटी और मानव समाज का आपस में क्या संबंध है। दूसरे उसके बाद जो अगला वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने कंप्यूटर की भाषा क्या है इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी और हमें ये मालूम पड़ा था कि कंप्यूटर की भाषा तो केवल डिजिट की भाषा है, वो भी 9 डिजिट नहीं, केवल 0 और 1। कंप्यूटर का मानवीय भाषाओं से कोई नाता नहीं है। वो अपनी 0, 0 और 1 इन 2 अंकों में ही काम करता है और उसी में ही काम करके अपने रिजल्ट देता है। केवल मनुष्य उसकी भाषा को अपनी भाषा में कोडिंग करके डिकोडिंग करके परिवर्तित कर लेता है। तो इस प्रकार हमने ये पिछले 2 अंकों में इस प्रकार की चर्चा की थी। अब इस भाग में हम बात कर रहे हैं कि यूनिकोड का अर्थ क्या है, उसका परिचय संक्षेप में हम देखेंगे और उसका महत्व क्या है, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन सब स्थितियों में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिकोड का परिचय, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है लेकिन उसको एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि आईटी की जो विकास यात्रा हुई है उसमें विभिन्न देशों ने अपने अपने कोड विकसित कर लिए थे। जैसे अमेरिका का आस्की कोड है और अन्य देशों के अलग अलग कोड विकसित हो गए थे। उसके कारण आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता था और ये समस्या केवल भारतीय भाषाओं के लिए नहीं थी, पूरे विश्व की भाषाओं के लिए थी। और इस समस्या का हल करने के लिए जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना था उसका नाम यूनिकोड है। जैसा कि नाम से परिचित है कि यूनिकोड एक प्लेटफॉर्म है, एक तकनीक है जिस पर हम विश्व की किसी भी भाषा में काम कर सकते हैं और यह भाषा की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ देता है कंप्यूटर की दुनिया में, आईटी की दुनिया में। लेकिन यहाँ पर कुछ मूलभूत सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये केवल फ़ॉन्ट है। कुछ लोगों को ये लगता है कि यूनिकोड यानी कोई एक फ़ॉन्ट का नाम होगा, जैसे इतने प्रकार के हम फ़ॉन्ट का उपयोग करते हैं। तो यूनिकोड कोई फ़ॉन्ट नहीं है, यूनिकोड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। यह केवल हिंदी या केवल भारतीय भाषाओं के लिए नहीं है, विश्व की सभी भाषाओं के लिए है। और कई बार इस तरह की बात होती है कि यूनिकोड हमारे इसमें इंस्टॉल कर दो, तो आज की तारीख में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल सक्रिय किया जाता है क्योंकि जो भी कंप्यूटर बन रहा है वो सब यूनिकोड पर ही आधारित बन रहे हैं। तो इसे हमें अपने कंप्यूटर में केवल सक्रिय करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, उतना ही काम इसमें रहता है जिससे हम विभिन्न भाषाओं में काम कर सकते हैं। अगर इसकी और बात करें तो यूनिकोड एक 16 बिट का इनकोडिंग सिस्टम होता है और जिसमें 65,000 से ज़्यादा भाषा के जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, लिपि चिन्ह होते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके पहले जो आस्की कोड होता था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की, उसमें केवल 256 कैरेक्टर्स की क्षमता थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूनिकोड में जहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं जुड़ गई हैं तो उसकी जो इनकोडिंग की क्षमता है उस संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके बाद हम यह देखना चाहेंगे कि यूनिकोड में जो उसकी भाषा नीति है, यूनिकोड की नीति है, उसने क्या नीति बनाई है जिसके कारण पूरे विश्व में यह उपयोगी हो गया है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक यूनिक कोड है, यूनिवर्सल कोड है और इसमें 3 उसमें मुख्य सिद्धांत उन्होंने निर्धारित किए हैं। जिसमें पहला सिद्धांत है कि एक बार अगर किसी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इसमें अलग एक ही स्केल पर अलग अलग कैरेक्टर्स को सेट किया गया है, निश्चित किया गया है। तो इसका सबसे पहला नियम तो यही है कि एक बार अगर किसी अक्षर को, किसी कैरेक्टर को एक यूनिक संख्या निर्धारित कर दी गई है, यूनिक कोड निर्धारित कर दिया गया है, तो उसे कभी भी बदला नहीं जाएगा। उसका, उस कैरेक्टर का वही कोड रहेगा, उसे हटाया नहीं जाएगा, उसे हिलाया नहीं जाएगा। पहला नियम इसका। दूसरा उनका है कि नियम यह है कि उसका नाम नहीं बदला जाएगा। एक कैरेक्टर स्थापित करने के बाद उसका जो नाम रख दिया गया है उसका नाम हमेशा वही रहेगा। और तीसरा इसका नियम ये है यूनिकोड इनकोडिंग का कि अगर उसमें कोई परिवर्तन करना की आवश्यकता होती है तो उसमें इस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा कि उसका जो मूलभूत, उसकी जो प्रकृति है, मूलभूत जो उसकी पहचान है वो न बदले।
केवल उसमें इस तरह से छोटे छोटे परिवर्तन किए जा सकते हैं कि जिससे उसकी मूलभूत पहचान न बदले। तो ये जो 3 नियम इन्होंने निर्धारित किए हैं, यही इसकी सफलता का कारण बना है, क्योंकि इससे पूरी एकरूपता आई है, स्थायित्व आया है और सभी प्रकार की भाषाएं इसमें जुड़ चुकी हैं। अब पिछले अंक में हमने यूनिकोड कंसोर्शियम इस बात की चर्चा की थी। तो ये कंसोर्शियम क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूनिकोड कंसोर्शियम एक लाभ न कमाने वाला संगठन है और इसमें विश्व के सभी जितनी भी तकनीकी कंपनियां हैं वो सब इसके सदस्य हैं और इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्लेटफॉर्म विकसित करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है, जिससे आम आदमी तक आईटी के जो लाभ हैं वो पहुंच सकें और सभी उसका लाभ उठा सकें। और इसका एक वेबसाइट भी है जो कि unicode.org नाम से है। इस पर जाकर आप उसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो सदस्य संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शुरुआत हुई थी इसकी केवल तकनीकी संस्थाओं से, लेकिन बाद में इसमें राज्य सरकारें जुड़ी, विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें जुड़ी। तो इस तरह से ये एक इस तरह का तकनीकी प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें सभी दिग्गज कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर याहू, सैप, ओरेकल, जितनी भी आप कंपनियों के नाम आज की तारीख में हैं, वे सभी यूनिकोड की सदस्य हैं। तो जब हम यूनिकोड कंसोर्शियम के सदस्यों की बात करते हैं तो फिर उनके प्रोडक्ट की बात करना भी आवश्यक है। तो जैसा कि पहले भी हमने बात किया था कि अगर आप इसके सदस्य बनते हैं तो इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। तो क्योंकि सभी आईटी कंपनियां यूनिकोड कंसोर्शियम की सदस्य हैं तो उसके नियमों को भी मानती हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी उत्पाद, भले ही वह हार्डवेयर के हों या सॉफ्टवेयर के हों या किसी भी प्रकार के जो भी उत्पाद बनते हैं, वो सभी यूनिकोड समर्थित होते हैं और उसके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकते। और अगर किसी कंपनी का पुराना कोई प्रोडक्ट है, पुराना कोई उत्पाद है, तो वह उसको यूनिकोड समर्थित करना, यह भी उनके नियम में आ जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने की हैं यूनिकोड के बारे में। तो अब आप इसका महत्व भी समझ चुके हैं और इसका जो कंसोर्शियम है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि यह सब होते हुए आखिर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, जब इतनी सुविधा आज की तारीख में है कि हम अपनी भाषाओं में, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसमें हम अपना कंप्यूटर का, आईटी का समस्त कार्य कर सकते हैं जो हम इंग्लिश में आज तक करते आ रहे थे। तो अब हमारी क्या भूमिका बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि आज जो बाज़ार की जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तो जब मांग होगी तभी उसकी आपूर्ति होगी, तभी उसी प्रकार के अलग अलग उत्पाद और प्रोडक्ट और जो भी सुविधाएं हैं वो विकसित होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में या अपनी मातृभाषाओं में कंप्यूटरीकरण सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, चाहते हैं कि उसका विकास हो उनकी भाषाओं में, तो सबसे पहले तो हमें मांग करनी चाहिए, इसकी डिमांड करनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी मातृभाषा में वह सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उसमें जो फीडबैक का कॉलम होता है, फीडबैक का जो फॉर्म होता है, उसमें जाकर हम लिखें। आमतौर पर ये होता है कि हम अगर देख लेते हैं कि अंग्रेज़ी नहीं है तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं या अपना काम कर लेते हैं कि चलो कौन इसमें चक्कर में पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सबसे पहली भूमिका होती है कि अगर हम देखते हैं कि वेबसाइट पर या किसी भी संस्था की तरफ से, जो आईटी से जुड़ी संस्था है, उसका अगर कोई प्रोडक्ट या कोई उत्पाद हमें केवल अंग्रेज़ी में प्राप्त होता है तो उसकी डिमांड हमें करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हमारे एक करने से क्या होता है, क्योंकि अगर हम सभी यही सोचेंगे तो फिर डिमांड करेगा कौन, और फिर सामूहिक डिमांड का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो हमारा ये दायित्व सबसे पहला ये है कि हम अगर किसी प्रोडक्ट को केवल अंग्रेज़ी में देख रहे हैं, किसी वेबसाइट को केवल अंग्रेज़ी में देख रहे हैं, कोई फॉर्म अगर हमें केवल अंग्रेज़ी में प्राप्त हो रहा है, तो हम उसमें उसके फीडबैक सेक्शन में जाकर यह लिखें कि हमें यह सुविधा भारतीय भाषाओं में, या सीधा अपने मातृभाषा का नाम लिखिए, तमिल में उपलब्ध कराएं, मराठी में उपलब्ध कराएं, हिंदी में उपलब्ध कराएं। इस तरह से हमें लिखना चाहिए।
जैसे हम किसी बैंकिंग सेवा के लिए किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं, तो उसमें उपयोग करने के बाद फिर तत्काल हमें एक एसएमएस आता है कि अपना फीडबैक दीजिए, वहाँ हमारा ये दायित्व बन जाता है। अगर हम इस चीज़ को करना शुरू कर दें तो आप यकीन मानिए कि इन चीज़ों पर सरकारी क्षेत्रों में तो विचार होता ही है, प्राइवेट कंपनियां भी इसको अपने स्टेटस से जोड़ती हैं कि हमारे कस्टमर ने क्या डिमांड की और क्या हमने उसकी पूर्ति की या नहीं की, क्योंकि एक अलग विभाग होता है जो यह देखता है कि कस्टमर की क्या मांग आई और उसको कितनी पूर्ति की गई। तो अगर सभी कस्टमर्स की तरफ से इस तरह की डिमांड जाएगी कि हमें हमारा प्रोडक्ट हिंदी में चाहिए, हमें यह सुविधा आपकी हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, तो निश्चित रूप से इसमें कार्य होता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूँ कि मेरा एक नियम मैंने बनाया हुआ है कि हम किसी भी साइट पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर वो सुविधा हमको हिंदी में नहीं मिलती है तो हम उसमें एंट्री करते हैं, लिखते हैं कि हमें ये सुविधा हिंदी में चाहिए। और हमने कई वर्षों बाद देखा है कि उसमें वो काम होता है, क्योंकि काफ़ी गंभीरता से कस्टमर की जो सुझाव हैं उनको लिया जाता है। आज की तारीख में अगर कोई भी कंपनी कस्टमर के सुझाव को ध्यान नहीं देती है तो वो पीछे रह जाती है, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि कस्टमर किंग, कस्टमर राजा है, ग्राहक राजा है। तो जब आप राजा हैं तो उसका अधिकार का उपयोग करते हुए हम अपनी भाषाओं के लिए यह एक छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। यह आप सबसे पहली बात हो गई। दूसरा, अगर किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो इस जानकारी को फैलाना, ये हमारी दूसरी भूमिका हो गई। और इसी भूमिका में हमने ये डिजिटलम नाम का चैनल प्रारंभ किया है कि अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको फैलाएं अलग अलग माध्यमों से, बातचीत में, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप साहित्यकार हैं, अगर आप भाषाविद हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी वेबसाइट है या हमारा जो भी कार्य हो रहा है औपचारिक रूप से, उसे हम यूनिकोड का उपयोग करते हुए अपनी भाषा में करें। और उसके लिए सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो साहित्यकार होता है या जो साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, उसको तकनीक से वो थोड़ा सा बचने की कोशिश करता है। और जो तकनीकी दृष्टि से कार्य करता है, जैसे आईटी के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, वो लोग भाषा से दूर भागते हैं। तो जब तक भाषा और आईटी का ये जो गैप है, ये जो दूरियां हैं, ये कम नहीं होंगी, तब तक हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आईटी के दिग्गज लोगों को और भाषा के दिग्गज लोगों को, साहित्यकार लोगों को एक मंच पर आना होगा, मिलना होगा, आपस में विचारों का आदान प्रदान करना होगा, एक दूसरे की समस्याओं को समझना होगा और मिलजुल कर एक रोड मैप तैयार करना होगा कि हम अपनी भाषाओं में सारी आईटी की सुविधाएं कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। ये संस्था के स्तर पर भी होना चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर भी होना चाहिए। जब हमने ये बात की, इतना करने के बाद भी अगर आपने कहीं कंप्लेंट डाली है और वो आपका उपयोग उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमें फिर इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमने 10 बार किसी कंपनी को सुझाव दिया है और उसने वो नहीं माना है, तो हम उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। ये एक बहुत बड़ी नीति होती है। बहिष्कार से हर कंपनी डरती है। तो अगर आप कल्पना कीजिए कि किसी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, वो केवल अंग्रेज़ी में उसकी सारी सूचनाएं दे रही हैं या सेवाएं दे रही हैं, और उसके ग्राहकों ने उसकी मांग रखी है कि ये हमको हिंदी में या मराठी में या पंजाबी में या हमारी भाषा में चाहिए, और वह कंपनी बार बार मांग के बाद नहीं करती है, और वो 100 कस्टमर अगर उस कंपनी का बहिष्कार करके उसकी सेवाओं को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं या दूसरी कंपनी से वो सेवाएं लेने लगते हैं, तो आप सोचिए उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहिष्कार की नीति भी कई बार ज़रूरी हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ भी मांग कर रहे हैं उसको मांग करके भूल न जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि हमने कितनी बार मांग की और उस पर कुछ कार्रवाई हो भी रही है, नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उन सेवाओं का, उन कंपनियों का बहिष्कार करने का भी हमको, ये भी एक हमारी भूमिका में आ जाता है। ये थोड़ा सा नकारात्मक लगता है, लेकिन कई बार नकारात्मक चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भय बिनु होए न प्रीति। तो जब तक किसी सेवा प्रदाता कंपनी को या किसी अंग्रेजी के मोह में पड़ी हुई किसी कंपनी को ये भय नहीं होगा कि उसके ग्राहक भी भाषा के कारण उसको छोड़कर जा सकते हैं, तब तक वो आपको सुविधाएं क्यों देगी।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी भूमिका हो जाती है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा केवल व्यक्तिगत नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय और संवैधानिक कर्तव्य है। आज की तारीख में भारत अपने गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है, तो भाषाई गौरव को पुनर्जीवित करना, इसमें भी हमारी भूमिका होनी चाहिए। और ये आईटी के क्षेत्र में एक कस्टमर के रूप में, एक सेवा ग्रहण करने वाले आम नागरिक के रूप में भी हमारा ये दायित्व बन जाता है। अब उसके बाद जो हम अगली बात करें कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई इंटरनेट सेवाएं हम खुद प्रदान कर रहे हैं, तो हम भी उसमें ध्यान रखें कि हमारी वेबसाइट केवल अंग्रेजी में ना हो, उसमें ग्राहक को ये सुविधा हो कि वो स्विच कर सके अपनी भाषा में, वह एंट्री कर सके डाटा की अपनी भाषा में। और अगर हम आईटी के क्षेत्र में देखें तो एक द्विभाषी या बहुभाषी सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है जिसमें जो स्क्रीन पर जो उसको दिख रहा है वो पूरा उसकी भाषा में हो, हिंदी में हो, अगर हम हिंदी की बात करें तो। और फिर ग्राहक अगर उसमें कुछ अपनी एप्लीकेशन डालना चाहता है, कुछ प्रविष्टि करना चाहता है, वो उसे एंट्री करने की सुविधा हिंदी और देवनागरी, हिंदी का मतलब ऐसा नहीं कि रोमन लिपि में आपने लिख दिया, ऐसा नहीं। हिंदी का मतलब ये है कि उसको उसकी भाषा की लिपि में एंट्री, डाटा एंट्री करने की सुविधा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा, उस वेबसाइट से या उस सेवा से उस कस्टमर को जो पत्र जा रहा है, जो संदेश जा रहा है, जो एसएमएस जा रहा है, जो ईमेल जा रहा है, जितनी प्रकार की चीज़ें उसको आउटपुट के रूप में कस्टमर को पहुंच रही हैं, कि वो सारी भी उसकी भाषा में या द्विभाषी रूप में या बहुभाषी रूप में होनी चाहिए, केवल एक भाषा में अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की कोई सेवाएं दे रहे हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो आपका व्यापार हो या आपका कारोबार हो या आपका कोई सेवा हो, हर क्षेत्र में आजकल वेबसाइट बनती हैं, हमारी वेबसाइट तैयार होती हैं। तो हमें अपनी वेबसाइट बनाते समय भी ये ध्यान रखना है कि हम अपनी भाषाओं का उसमें पूर्ण इन 3 स्थानों में उपयोग करें। स्क्रीन पर दिखना, प्रदर्शन, फिर इनपुट और आउटपुट, ये सारी चीज़ें उसकी भाषा में होनी चाहिए, तब वो एक परिपूर्ण द्विभाषी, बहुभाषी या स्वभाषा में एक सॉफ्टवेयर विकसित हो सकता है। ये हमारी एक भूमिका हो गई। और अगर हम सरकारी सेवक हैं तो हमारी भूमिका और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सरकार की तो नीति है कि जनता को जनता की भाषा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अगर हम सरकारी सेवक होते हुए भी अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो एक बहुत बड़ा हम अपना जिम्मेदारियों से विमुख होते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज जब संपूर्ण विश्व में यूनिकोड के माध्यम से एक संपूर्ण डिजिटल क्रांति हो रही है और उस क्रांति में भाषा का कोई अवरोध नहीं है, तो इस चीज़ को समझते हुए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एक अंग्रेजी उपयोग की मिथ्या धारणा, झूठी अफवाहें इस तरह से फैलाई जाती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है आईटी के क्षेत्र में अंग्रेजी, इसका हमें खंडन करते हुए इस प्रकार का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो इस कारण से डरता है कि वो आईटी या डिजिटल के क्षेत्र में आने से डरता है केवल भाषा के कारण, उसको हिम्मत दिलाना चाहिए कि भाषा में, आपकी भाषा में भी काम हो सकता है और उसके लिए सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये हमारी भूमिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हमने ये किया तो आज हमारा जो भारत राष्ट्र है ये सच में विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अगर आप कल्पना कीजिए कि हम किसी भी कार्य को अगर करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो हमारी राष्ट्र की भाषाओं में ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। और यहाँ मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मराठी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल तमिल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जितनी भाषाएं हैं, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा में सरकारी काम होना चाहिए। ये संभव है आज की तारीख में। तो आइए हम इस दिशा में कार्य करें। और डिजिटल के इस वीडियो में जो हमने चर्चाएं की है, आशा है कि आपको ये उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को के सदस्य बने, उसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। इसी प्रकार के अन्य विषयों पर हम आगे सामग्री लेके आते रहेंगे और सुझाव भी दें कि हम किन किन विषयों पर आगे चर्चा कर सकते हैं, ताकि डिजिटलीकरण के जो प्रक्रिया, जो भारत बन रहा है, डिजिटल भारत का जो सपना है, इसको हम साकार करने के लिए और अच्छी तरह से काम कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।